हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आपने बेसिक बहुत बड़े लेवल पे इंट्रोडक्शन आपने फिनिश कर लिया है। आज हम कोऑर्डिनेशन के एक दूसरे फेज में एंटर करने वाले हैं, जहां पर हम ये चीजें सीखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किस तरह से बनते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती हैं, बॉन्डिंग किस तरह से आती है, उन सब की थ्योरीज होती है। ठीक है, उन थ्योरीज के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए जो थ्योरीज हैं जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए पढ़ेंगे वो धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हुई। जहां से वो डेवलप हुई उन साइंटिस्ट का नाम था वर्नर। ठीक है, वर्नर थ्योरी पहले आती है, उसके बाद में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी के नाम से जानते हैं उसको, उसके बाद में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसको सीएफटी के नाम से जानते हैं, उसके बाद लिगेंड फील्ड थ्योरी या फिर एमओटी या फिर एडवांस सीएफटी के नाम से भी वो जाना जाता है। इस तरह से हम धीरे धीरे लेके इनको बेसिस को सीखेंगे। और सबसे पहले जो थ्योरी है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करती है, उनको समझाती है, वो है वर्नर थ्योरी। चलिए हम वहीं से ही शुरू करते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बताने के वाली ये एक बेहतरीन थ्योरी थी, जहां पर साइंटिस्ट ने एक बेहतरीन काम किया और उनकी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इसका फेज 2 आप मान के चल सकते हैं इसको, जहां पर हम थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम थ्योरीज देखते हैं। तो वर्नर थ्योरी से हम शुरू कर रहे हैं। ओके, तो वर्नर कौन थे? वर्नर एक बेहतरीन साइंटिस्ट थे जिनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनकी किस तरह से वो बने हुए हैं, इनको बताने के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है। उसी के साथ साथ इनको 1913 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। तो पहले एक बार इस चीज को लिख लेते हैं कि वर्नर कौन थे। वर्नर एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड एक्सप्लेन या फिर टेल्स अबाउट देयर स्ट्रक्चर्स एज वेल, है ना। स्ट्रक्चर्स के बारे में इन्होंने जनरली बताया था। ठीक है, एंड ही वाज फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप देखोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट में सबसे पहला नाम आता है इनका, फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट who was awarded by Nobel Prize in 1930। ठीक है, तो उसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा, कुछ बेहतरीन काम होगा। अब काम क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए नोबेल ने बहुत सारे कंपाउंड्स लिए और कंपाउंड्स को बनाने की कोशिश करी। जैसे आप भी देखते हैं ना, जैसे आपने कोई एसिड या कोई कंपाउंड लिया, उससे कुछ मिलकर कोई एक और सॉल्ट बनता है, तो ऐसे कुछ एक प्रोडक्ट बनना चाहिए था। लेकिन इन्होंने जो कंपाउंड लिया था, चलिए उसको देखते हैं। इन्होंने कंपाउंड लिया COCl3 प्लस इसके साथ में अमोनिया ऐड करी, कोबाल्ट क्लोराइड, और इसके साथ में इन्होंने अमोनिया ऐड करने के बाद में देखा एक्चुअली होना क्या चाहिए था, इन दोनों से मिलकर कुछ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाना चाहिए था। ऐसा जनरली अज्यूम किया गया था कि होना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने इन दोनों को मिक्स करा और मिक्स करने के बाद में रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए वो कुछ अलग ही तरीके से थे, उनकी कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज थी। उनसे जो चीजें निकल के आनी चाहिए वो वैसे नहीं निकल रही थी, कुछ और बन के वो मेरे पास में आ रहा था। और इसी के बेस पे इन्होंने ये थ्योरी डिजाइन करी, इसके पोस्टुलेट्स दिए, और ये थ्योरी क्या क्या चीजें बताती चली गई उनके बारे में मैं जरा डिस्कशन करूंगा। पहले आप यहां समझिए कि अगर इन दोनों को मिक्स करें तो एक प्रोडक्ट नहीं बना, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट बने। चलिए इधर देखिए, COCl3.6NH3 ऐसे मिक्स होके बन के आया, या फिर COCl3.5NH3 ऐसे भी बन के आया, COCl3.4NH3 ऐसा भी कंपाउंड उसको मिला, और COCl3.3NH3। चलो यहां तक फिर भी मान लिए ये इसके पास अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, मिलके आए, बने उनके सामने प्रोडक्ट्स बने।
लेकिन सवाल क्या था, अगर आप इन सब के अंदर कोई भी, अगर आप इसको लेते हैं, यहां पर आपने AgCl डाल दिया, AgCl डाला, तब क्या हुआ, यहां पर उसने AgNO3, ठीक है, AgNO3 डाला, इधर देखो AgNO3 डाला, इसके अंदर भी AgNO3 डाला, इधर देखते रहिए आप, इधर भी AgNO3 डाला, इन सब के अंदर उसने AgNO3, वो भी एक्सेस के अंदर, एक्सेस में ज्यादा अमाउंट में अगर उसके अंदर AgNO3 डाल दिया तो होगा क्या, यहां पर AgNO3 इससे रिप्लेस होना चाहिए, कुछ ऐसा बनना चाहिए। जब उसने इसमें करके देखा 3 क्लोरीन थे, प्रीपीडी किसका बनना चाहिए, AgCl का, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कुछ बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो कितने बने, यहां पर 3 बने, क्या है इसके पास, इधर देखोगे तो यहां पर 2 AgCl के मॉलिक्यूल्स मिले, इधर देखो 1 AgCl का मॉलिक्यूल मिला, या फिर प्रिसिपिटेट आप बोल सकते हो, ठीक है, 1 मोल ऑफ AgCl, ठीक है, इधर देखो मोल की बात करो, नो पीपीडी ऑफ AgCl ऑब्टेन्ड हुआ। तो देखिए करा क्या इन्होंने, इन दोनों कंपाउंड्स, ये दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, इन दोनों को उन्होंने मिक्स करने के बाद में रिएक्शन चलाई, रिएक्शन कहां चलाई होगी, किसी स्पेशल रिएक्शन कंडीशन पे चलाई गई होगी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, तो वहां से इतने सारे प्रोडक्ट्स मिलके आए। मिलना क्या चाहिए था, एक ही टाइप का कुछ बनना चाहिए था, कॉम्प्लेक्स बन जाता चलो फिर भी मालूम थी, लेकिन यहां पे बन के आए इतने सारे। और अब उसने आगे क्या करा, इनके ऊपर AgNO3 एक्सेस में रिएक्शन करा के देखी। इस रिएजेंट का काम क्या होता है, ये AgCl का स्पेशल प्रोपर्टी बना देते हैं। ये जो है प्रेसिपिटेट है, इसको जब नीचे में शो करते हैं प्रेसिपिटेट बनता है। यहां पर 3 मोल ऑफ AgCl के प्रेसिपिटेट बने, यहां पर 2 मोल्स ऑफ AgCl के प्रेसिपिटेट बना। तो यहां से उसको ये चीज दिखी, अरे सर यहां पे तो 3Cl 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 इस तरह से रखे हुए हैं, 3 क्लोरीन के एटम तो 3 में ही मिलने चाहिए थे, यहां पर अलग क्यों हो रहा है। इसी चीज के बेस पे, इसी काम के बेस पे उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दी, हाइपोथेसिस करा कि इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स बनता होगा, कुछ अलग तरह की चीजें होती होगी, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट हर एक में 3 मोल्स ऑफ AgCl ना देके कुछ अलग अलग टाइप के अलग अलग मोल्स ऑफ AgCl प्रोड्यूस कर रहा है। जब उन्होंने ये चीज समझी तो वहां से उसने अंदाजा लगाया और कुछ पोस्टुलेट्स दी। पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद में मैं इनकी पोस्टुलेट्स के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। नोट करिए जल्दी से। नोट कीजिए। चलिए आपने देख लिया, अब मैं इसको रखता हूं। वर्नर थ्योरी की कुछ जो पोस्टुलेट्स थी, चलिए उनके बारे में देखते हैं। इनकी पोस्टुलेट्स में क्या क्या चीजें बताई गई, क्या क्या चीजें वो कहना चाहते थे, चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इन्होंने बोला जब कभी भी मेटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम, उसके चारों तरफ लिगेंड्स होते हैं, ऐसा होता है, जनरली हम ये चीजें पढ़ते हैं। तो इसने बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, उनमें सब में सेंट्रल मेटल प्रेजेंट होता है, ये आपको पहले भी पता था। अब इसके अंदर क्या बड़ी बात बताई इसने पहली पोस्टुलेट जो कहती है वो ये कहती है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो 2 तरह की वैलेंसीज को शो करता है, या तो वो प्राइमरी वैलेंसी को शो करेगा या फिर सेकेंडरी वैलेंसी को शो करेगा। और ये प्राइमरी और वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी है क्या, किस चीज का नाम है ये, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आप पॉइंट नोट कीजिए, जो इन्होंने पोस्टुलेट में या फिर हाइपोथेसिस में बोला वो था एवरी सेंट्रल मेटल एटम पॉजेस, ये दिखाता है 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। वो वैलेंसीज कौन कौन सी है, पहली है प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी इन्होंने बोली जो दूसरे टाइप की वैलेंसी है उसको मैं बोलता हूं सेकेंडरी वैलेंसी। पहली हाइपोथेसिस तो ये है, 2 टाइप की वैलेंसी होगी, एक प्राइमरी होगी, दूसरी सेकेंडरी होगी। अब प्राइमरी किसको कहेंगे, उसके बारे में जब इन्होंने बताया तो कुछ अलग ही बातें थी। इन्होंने बताया
प्राइमरी वैलेंसी की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी, अब मैं इसको थोड़ी प्रॉपर्टी की तरह से लिखूंगा, ठीक है। इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में देखिए। इसने बोला कि जब जब प्राइमरी वैलेंसी के बारे में बात करोगे वहां वहां प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो इसी चीज को लिखिए आप। इसने बोला इसके अंदर कि प्राइमरी वैलेंसी कोरस्पॉन्ड टू, या फिर आप देख सकते हैं इज इक्वल टू, सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल, इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर बोलोगे तो वो ही उसकी प्राइमरी वैलेंसी है जी, बस इतनी सी बात इसने बोली। दूसरी इसने बोली कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो नेगेटिव लिगेंड से ही सेटिस्फाई की जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए इसको, प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, प्राइमरी वैलेंसीज आर ऑलवेज सेटिस्फाइड या फिर न्यूट्रलाइज, ठीक है, बाय नेगेटिव लिगेंड्स। नेगेटिव लिगेंड्स कैसे, नेगेटिव लिगेंड कैसे होते हैं, जैसे Cl नेगेटिव, एग्जांपल से देखो आप, Cl नेगेटिव है ना, NO3 नाइट्रेट, ये इस तरह के, ये वाली इसने बात करी, एग्जांपल देखो। ऐसे की जो तीसरी चीज इन्होंने बोली कि जो प्राइमरी वैलेंसी जो शो की जाएगी, प्राइमरी वैलेंसी शोज बाय किससे, डैश लाइन, डैश ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाली इन लाइन से वो शो की जाएगी। तो ये इनकी दूसरी हाइपोथेसिस थी। देखो उन्होंने एक ही चीज बोली है, वैलेंसी दो तरह की है, पहली प्राइमरी है, दूसरी सेकेंडरी है। जो प्राइमरी है वो ये कहती है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी, और उसको हम शो करेंगे तो हम डैश लाइन से शो करेंगे। तीसरी चीज, जो वैलेंसीज होगी वो हमेशा नेगेटिव लिगेंड से ही सेटिस्फाई की जाएगी, ठीक है। ये चीज उन्होंने बोली प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। अब हम देखेंगे सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में, इसको जल्दी से नोट करिए फिर मैं इसको रब करूंगा। ठीक है, तो इनकी जो थर्ड पोस्टुलेट थी वो इसी के बारे में थी, सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये सेकेंडरी वैलेंसी क्या चीज है इसके बारे में इन्होंने बताया, वो क्या था, जरा इधर देखिए, इधर देखिए। जो सेकेंडरी वैलेंसी है, ये प्राइमरी वैलेंसी का ऑक्सीडेशन नंबर है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर है। आपने दोनों चीजें कैसे निकालनी है ये सब चीजें भी आप सीख चुके हो। अब आपको देखना है प्राइमरी वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी निकल के आएगी उसको हम प्राइमरी वैलेंसी बोलेंगे, सीधी सीधी बात, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखना, ये वाली और ये वाली, इनकी जो स्पेशल प्रॉपर्टीज है उनको भी स्पेशल तरीके से याद रखना है, इंपॉर्टेंट होनी चाहिए वो। अब देखते हैं सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। चलिए पहले यहीं से शुरू करते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती हैं, सेकेंडरी वैलेंसीज आर ऑलवेज इक्वल टू, सेकेंडरी वैलेंसीज आर इक्वल टू किसके, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। पहली बात तो इसने ये बोली। दूसरी बात इसने बोली कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो किसी भी लिगेंड से, चाहे वो नेगेटिव लिगेंड हो या फिर न्यूट्रल लिगेंड हो, ऑलवेज सेटिस्फाई हो सकती है, सेटिस्फाइड बाय किससे, नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड से, न्यूट्रल लिगेंड से वो जनरली सेटिस्फाइड हो जाएगी। और तीसरी चीज उसने बोली कि जब भी आप सेकेंडरी वैलेंसीज को शो करेंगे, जैसे आपने उधर देखा था सेम इसी तरह से, है ना, सेकेंडरी वैलेंसीज आर शोन बाय किससे, सॉलिड लाइन। आप इसके लिए यूज करोगे बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है, ऐसी सॉलिड लाइन यूज करोगे। ये वाली तीन बातें इन्होंने बोली, समझ आया। ये वाली कौन सी थी, ऑक्सीडेशन नंबर, ये वाली कौन सी थी, सेकेंडरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर। सीधी बात, नो बकवास। इसको हम डैश से शो करेंगे, इसको हम सीधी लाइन से शो करेंगे। ये वाली जो है ये केवल और केवल नेगेटिव लिगेंड से शो सेटिस्फाई होंगी, ये नेगेटिव से तो होंगी, साथ साथ न्यूट्रल से भी हो सकती है। तीन बातें इसके बारे में बताएं, तीन बातें इसके बारे में बताएं। क्लियर है, जल्दी से इसको नोट करो।
क्लियर है? ओके, अब देखिए इसका एक और नाम है, इसको आयनाइजेबल वैलेंसी भी बोलते हैं। अब यहां से जैसे मैंने आयनाइजेबल बोला, आपके दिमाग में कुछ तो क्लिक हुआ होगा कि जो स्टार्टिंग में जो पीपीटी बन रहे थे वो कुछ ऐसा तो नहीं इसकी आयनाइज होने की वजह से बन रहे हो सकता है, उसको भी हम देखेंगे आगे। आयनाइजेबल वैलेंसी के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। और इसको ये तो आप नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी बोलेंगे तो उसके नाम से भी जाना जाता है, नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इतनी बातें क्लियर है? कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, तो इसके बाद में मैं आपको बताता हूं, एक लास्ट जो इसने पॉइंट बताया था वो ये था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी विद क्या सेंट्रल मेटल एटम है ना, जब वो बॉन्डेड बनाएंगे कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं सिंगल डैश लाइन से या फिर सॉलिड लाइन से, ऑब्वियसली सॉलिड लाइन से। जब वो सॉलिड लाइन से इसे बनाए जाते हैं वो ऑलवेज और ऑलवेज किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेड इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्फीयर के अंदर बाय बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, इस तरह से उनको बनाया जाता है, ठीक है। जल्दी से आप इसको नोट करो, ये सारे की सारी इसकी पोस्टुलेट्स थी। अब इन पोस्टुलेट्स को हम कैसे नॉर्मली समझेंगे मॉडर्न तरीके से, ठीक है। ये तो उसने बता के हाइपोथेसिस से ये जैसे होता है, दो तरह की वैलेंसी होती है, एक तो प्राइमरी, दो ही चीजें बताई हमने, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। इसको आयनाइजेबल भी बोलते हैं, इसको नॉन आयनाइजेबल भी बोलते हैं। दो तीसरी बात, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। चौथी बात, इसको हम डैश लाइन से समझ सकते हैं, इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये नेगेटिव लिगेंड से सैटिस्फाई होते हैं, ये नेगेटिव से भी हो सकते हैं और न्यूट्रल से भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ उसने लास्ट में एक चीज बताई कि जब कभी भी आप सेकेंडरी वैलेंसी को जो मेटल और लिगेंड बनाएंगे, सेकेंडरी वैलेंसी को हमेशा उसको बड़े कोऑर्डिनेशन स्फीयर या बड़े ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हुई बात? ओके, तो आपको पोस्टुलेट समझ आ गई, इन सबको लिख लीजिए। उसके बाद में मैं अलग तरीके से इसको बताऊंगा कि वहां पे जो उसने काम करा था वो AgCl क्यों बन के आया था, और ये जो पोस्टुलेट्स हैं इनको मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में शो कैसे करूंगा। इनका अगर जवाब चाहिए तो जल्दी से लिखिए, उसके बाद मैं बताता हूं। चलिए देखिए, आपने इनकी पोस्टुलेट्स पढ़ ली और इसके कंपाउंड्स देख लिए, और कंपाउंड से बनने के बाद में जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो किस तरह से, ये सब आपने देख लिया। अब हम देखते हैं एक एक कंपाउंड को लेके कि वहां से अगर हमें इसकी पोस्टुलेट्स को अप्लाई करना होगा, और अप्लाई करने के बाद में किस तरह से आपके पास कंपाउंड्स बन के आएंगे, उनके बारे में चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आपके पास सबसे पहला जो कंपाउंड आया बाय मॉडर्न वे, अगर आप इस तरीके से इसको देखना चाहते हैं तो क्या होगा, कैसे देखेंगे, इधर देखिएगा। सबसे पहले आपने जो कंपाउंड लिया था वो लिया था COCl3.6NH3, ये कुछ बन के आया था और इस तरह से आपके सामने एक कंपाउंड था। इतनी बातें क्लियर है क्या? ओके, जब आप इसको मॉडर्न तरीके से लिखते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर देखिए, इसको नीचे लिख देता हूं, ठीक है। देखो CO, अब यहां पर आपको सेंट्रल मेटल एटम पहले क्या लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम। उसके साथ में आपको जो सेकेंडरी वैलेंसी दिखानी है उसको लेना है, और सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव चार्ज वाले भी दिखाते हैं और न्यूट्रल वाले भी। प्रेफर किसको करो तो पहले न्यूट्रल वाले को करना है। पहले आपको न्यूट्रल वाले सारे रख लेने हैं, उसके बाद में आपको वो रखने हैं जो नेगेटिव वाले हैं। इतनी बातें क्लियर है? ओके, तो आप देखिए CO ये लिखा, लिगेंड ये न्यूट्रल है और ये वाला नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। तो आप लिखिए CO अमोनिया, इसके कितने 6, ब्रैकेट के अंदर लिखो उसको, और Cl3, इस तरह से लिखा जाता है। ऐसे हमने देखते आए हैं, कैटायनिक स्फीयर ये है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हम इसको बोल भी सकते हैं, है ना। यहां तक की बातें हैं, इसको इस तरह से शो किया जाता है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है क्या? ओके, अब उसने तो बताया था कि इसको जो स्फीयर में शो कराना है, तो चलिए हम उस स्फीयर के अंदर ले आते हैं। उसमें क्या लिखा, अब देखो बीच में हमने रखा कोबाल्ट, कोई दिक्कत है क्या? बीच में क्या रखा, कोबाल्ट। सेंट्रल मेटल एटम जो है वो है कोबाल्ट,
सेंट्रल मेटल एटम, वो क्या है CO, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी वो क्या है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हो। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज 6। ये बातें क्लियर है, क्लियर है ना? ओके, यहां पर बीच में रखा आपने सेंट्रल मेटल एटम, इसके इस तरह से यहां पर कितने लिगेंड्स हैं, जितने देखो सेकेंडरी वैलेंसी को हम सॉलिड लाइन से बताते हैं, प्राइमरी वैलेंसी को हम डैश लाइन से बताते हैं, इसको हम डैश से बताएंगे और इसको सॉलिड लाइन से बताएंगे। तो देखो मेटल और लिगेंड के बीच में पहले सॉलिड लाइन बनाई है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो ये सारे के सारे सेकेंडरी वैलेंसी में जाएंगे। भेज दीजिए, ये पहुंचा दिया जी, ये वाला भी ये लो, ये लीजिए, ये लीजिए, अरे बिल्कुल आराम से तसल्ली से बन गए। ये सारे के सारे, अब क्या बोला था, इसको आप बड़े ब्रैकेट में रखोगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरीके से, ऐसे ऐसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ क्या बताया था, प्राइमरी वैलेंसी को डैश लाइन से दिखाओ। क्या बचे हैं 3 Cl निगेटिव, ये बचे हुए हैं। अब इनको दिखाना है, कहीं भी जहां आपका मन करे डैश लाइन बनाओ और दिखा दो, जहां आपका मन करे वहां पे, जहां आपका मन करे वहां, इस तरह से Cl Cl C। क्लियर है क्या? इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, दिखाया जाएगा, बनाया जाएगा अकॉर्डिंग टू वर्नर। रिप्रेजेंटेशन किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, इसके बेस पे इसको बताया जाएगा। क्लियर है क्या? ओके, ये वाली बातें क्लियर हो गई। अब मैंने इसके ऊपर डाला AgNO3, क्या डाला जी? AgNO3। कैसे डाला? वो एक्सेस में डाला। अगर एक्सेस में AgNO3 डाला तो जो प्राइमरी वैलेंसी है अब केवल वो ही ये वाली प्राइमरी वैलेंसी और ये वाली प्राइमरी वैलेंसी ही इसके साथ में रिएक्शन करेंगी और क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट। कितने? 3 मोल्स ऑफ AgCl बन गए। समझ आया क्या? तो इसके बेस पे इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है, तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अच्छा, जो कंपाउंड्स होते हैं वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, बाकी आपने देखा ये ऐसा नहीं होता, और उसके फेलियर वगैरह भी होंगे, बाकी चीजें दिखती रहेंगी, लेकिन आपको ये चीजें दिखा रही है, इसको उसने सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और देखो उसका तो प्रूफ भी है। प्रूफ क्या है कि यहाँ पर जब आपके सामने इसके साथ में रिएक्शन कराया था ना, तो जो जितनी आपके सामने प्राइमरी वैलेंसी थी उतने ही उसी के बेस पे ही यहाँ पर आपको मिला, जितने बाहर रखे हुए थे AgCl, जो Cl बाहर रखे हुए थे उससे उतने ही AgCl मिले हैं। क्या है ये? प्रेसिपिटेट मिला इसका। क्लियर हुई? बातें क्लियर हुई? कैसे शो किया जाएगा? ऐसे शो किया जाएगा। नोट करिए इसको, फिर मैं कुछ और कंपाउंड लूंगा इसके साथ साथ जो और भी बने थे उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। करिए नोट। अब इन बाबा ने ये बताया कि चलो आपने देख लिया, पहले वाला है वो कुछ इस तरह से बनाया जाएगा, देखा जाएगा। चलिए ये कंपाउंड तो आपने देख लिया, अब दूसरे वाला देखते हैं। वो क्या है? COCl3.5NH3। ओहो, अब क्या करूं? अब इसको कैसे बताऊं? मैंने आपको सिंपल सी चीजें बताई है। कोबाल्ट लिखो, पहले लिख लिया, उसके बाद में जो भी न्यूट्रल लिगेंड है उसको सबसे पहले लिखो। ठीक है, कितना है? 6 बार लिखना है इसको। तो कितने हैं हमारे पास? 5 है, तो एक इसका ले लो, फिर अनाइनिक वाला ले लो। लिख लिया? ओके, बंद करो बड़े ब्रैकेट के अंदर और जितने बचे उनको बाहर रख दीजिए आप। क्लियर है क्या? इतनी बातें क्लियर है? सेंट्रल मेटल एटम क्या है यहां पर? कोबाल्ट, आपको पता है, ठीक है। और लिगेंड्स कौन कौन से हैं? नेगेटिव लिगेंड भी है। नेगेटिव लिगेंड कौन सा है? Cl नेगेटिव, और उसके बाद में एक है बिल्कुल न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड, उसका नाम क्या है जी? उसका नाम क्या है? अमोनिया। वेरी गुड। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करूं सर मैं? आप इसके लिए वही काम करेंगे
जो आपने पहले वाले के लिए किया था, पहला बड़ा ब्रैकेट लगाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल मेटल एटम जो है उसको शांति से लिख दो, ये लिख दिया। जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उनको पहले आप लगा दो। ये ऐसे मैंने सबको लगा दिया जी। सब जैसे जैसे आप बता रहे हैं मैंने तो ऐसे ऐसे सब कुछ कर दिया। अमोनिया के मेरे पास 5 ही मॉलिक्यूल थे, मैंने पांचों के पांचों सजा दिए। अब बचा क्लोरीन, और वो क्लोरीन जो अंदर है, ये देखो अंदर है, जो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप निकालोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 5 और 6, ठीक है। इस तरह से निकला कितने इलेक्ट्रॉन है। अरे ये एटम भी दे रहा है तो 5 एटम तो इसके देंगे और एक एटम इसका देगा, तो कितने एटम दे रहे हैं टोटल, उसको तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, है ना। ये तो चीज देखी थी आपने लास्ट लेक्चर में, आपने यही तो चीज देखी थी। अब इधर आइए, यहां पर कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो न्यूट्रल लिगेंड्स आ गए, इनके ऊपर आप ये भी लगा सकते हैं, लगाओ तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं लगाओ तो अंडरस्टूड रहता है ये चीज। अब इससे ये बन क्या है, इसने बताया कि ये सॉलिड लाइन से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं और इस तरह से मेरे पास में एक स्ट्रक्चर बन के आ जाती है। अब क्या है, एक Cl, दो तो Cl बाहर है और एक ये वाला है। जो अंदर वाला है ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो यहां से इसके +2 आएगा, 2 के बाद में यहां पर कितना बन के आएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकल के आएगा। इसका चाहे निकाल लेना आप, इसकी आराम से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, +3 निकले। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नेगेटिव लिगेंड है ये वाला, ये दोनों टाइप की वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी वाली को भी कर रहा है और सेकेंडरी वाली को भी कर रहा है। तो प्राइमरी वाले को इसने ऐसे कर दिया, अब जब सेकेंडरी वाले को करेंगे तो यहां पे मैं क्या करूंगा, सॉरी ये डैश वाली तो है प्राइमरी वाली और ये वाली सॉलिड वाली किसकी है, सेकेंडरी वाली को। अब बचे 2 क्लोरीन, उनको कैसे करो, जहां मन करे सर, जहां मन करे आप वहां लगा दीजिए। चाहे आपका मन करता है इस तरह से Cl लगाने का तो यहां लगा लो, इधर लगाना मन करता है यहां पे लगा दीजिए, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आती है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। कौन, कंपाउंड आपके पास में है, किसने बनाया ये, बाय वर्नर थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी। नोट करिए इसको जनाब। उसके बाद में 4 और 3 को भी करके देखना है और वहां से कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। नोट करिए इसको। अब देखो तीसरा जो कंपाउंड था वो कुछ इस तरह से था। अब मैं क्या करूं सर, सिंपल सी बात, आप CO अमोनिया के साथ में पहले बनाइए, जितने भी हैं 4 हैं, 4 के 4 बना दिए। Cl2 कितने हो गए, 6 हैं और बाहर आया Cl, इतने नाम बन सकता है, मॉडर्न तरीके से लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम है, नो। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, ऑब्वियसली कोबाल्ट है, और न्यूट्रल लिगेंड कितने हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स कितने हैं, 4 हैं, वो भी किसके हैं, अमोनिया के। इधर देखो, इधर देखो, और निगेटिव लिगेंड्स कितने हैं, निगेटिव जो लिगेंड्स हैं वो हैं क्लोरीन के। ओके, ये आपको पता है, क्लोराइड आप बोल सकते हैं आप इसको। जब आप इसको दिखाओगे तो एक तरीका, बड़ा ब्रैकेट लगाया, CO बीच में रखा और इसके चारों तरफ जितने भी इसके लिगेंड्स हैं उनको लगाना शुरू करें। पहले इसको लगाना शुरू करो आप, अमोनिया लग गया, इधर भी अमोनिया लग गया, है ना, इधर भी अमोनिया लग गया, ऐसे ही अमोनिया यहाँ पे लग गया। अब क्या बचा, Cl, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ये सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहा है, यस कर रहा है, इसी के साथ साथ ये प्राइमरी वैलेंसी को शो करेगा, तो उसको आप डैश से दिखा दो, ये लो, दिख गया, ठीक है। अब क्या बचा, एक क्लोरीन फिर भी बचा, जहां मन करे वहां दिखा दीजिए, ठीक है। ये कंपाउंड बन के आता है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसी की बन के आती है। ऐसे ही आप यहाँ पे 3 करिए और उसको भी बना के देखिए, वहां से आपको कुछ कंक्लूडरी पॉइंट्स मिलेंगे और वहां से आप ये चीज बता सकते हैं। देखिए अगर आप अब इसके ऊपर AgNO3 एक्सेस में डालोगे तो क्या होगा, यहां पर एक Cl है बाहर, यही जाएगा बस, तो इसका मतलब है 1 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट बनेगा, इसकी वजह से बनता है। ये जो ये है ना, ये गोला, ये प्राइमरी वैलेंसी जो है इधर जो बाहर पड़ी हुई है, ये जब टूट जाता है और AgCl के साथ 1 मोल ऑफ PPT बना देता है। AgNO3 के साथ में 1 मोल ऑफ AgCl का PPT बना देता है। नोट करिए इसको।
ठीक है, ऐसे ही हम एक लास्ट जो प्रोडक्ट है उसके साथ भी करेंगे। देखिए वो क्या है, वो ये है COCl3.3NH3। अब मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करूं तो मैंने कहा था पहले सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड ले लो, हो गए। अब उसके बाद में एनायनिक लिगेंड ले लो, ये भी हो गए सर। अब क्या करूं, अब ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन गया। बाहर मुझे कुछ नहीं लिखना पड़ा, है ही नहीं कुछ। तो इसी बेस में आप बोल सकते हो कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कोबाल्ट है, और न्यूट्रल लिगेंड कितने हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स कितना है, 3 है। कितने, किसके, अमोनिया के हैं। ओके, और निगेटिवली चार्ज, निगेटिव जो लिगेंड्स है अगर मैं उसके बारे में बात करता हूं वो क्या है, क्लोराइड। अगर मैं इसके ऊपर अब डालूं AgNO3 तो क्या बाहर कुछ है, नहीं दिख रहा। इधर आइए, मतलब डैश से जो बन रहा है वो कुछ है क्या, सेंट्रल मेटल एटम ये रहे, लग गए। ओके, उसके बाद 3 क्लोरीन लगाने हैं, लगा लो आप 3 क्लोरीन, जहां मन करे वहां लगा लो। उसके बाद में अमोनिया लगाने हैं, ये लो लगा दिए जी मैंने अमोनिया में, जहां मन करे वहां पर लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहा है वो ये भी है, डैश से इसको शो करो, इसको भी डैश से शो करो, इसको भी डैश से शो करो। अब क्या यहां पर कोई अलग से जो सेकेंडरी वैलेंसी भी नहीं है, प्राइमरी वैलेंसी को अलग से कोई शो कर रहा है जो अलग से टूट के जा सकता है, नहीं। इसी के बेस पे, बस इसी के बेस पे यहां पे इसने बोला कि जब यहां पर कुछ बाहर नहीं है तो कोई पीपीटी भी नहीं मिलेगा तुझको, नो पीपीटी ऑफ AgCl, कुछ भी नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो काम कर गया। इसका मतलब ये इसके एक्सप्लेन कर पाया जो उसकी पोस्टुलेट दी थी, जिस हाइपोथेसिस के बना के बताया था, इसका मतलब उसी तरह से चीजें आ रही है। ऐसा क्यों, वो उसने बता पाया कि वहां प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का खेल होता है। अगर प्राइमरी वैलेंसी अलग से टूटी पड़ी होगी कहीं पर तो भी पीपीटी बनेगा, अदरवाइज ये अच्छी तरीके से बॉन्डेड होगी तो पीपीटी ये नहीं देगा। इसी के बेस पे, इस एविडेंस के बेस पे इसको माना भी गया, काफी हद तक माना। ठीक है, ये वाली बातें आपको समझ आई। तो जल्दी से एक बार इसको नोट करो, मैं जो ये 4 प्रोडक्ट बनाए हैं इनसे क्वेश्चन कैसे आता है, उसी के साथ साथ ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। जल्दी से इसको नोट करिए आप। देखिए यहां पर आपको 4 कंपाउंड्स मैंने बताए थे, जिसका कुछ वर्नर का कुछ फॉर्मूला था, है ना, उसी के बेस पे मैंने बताया। नहीं, कुछ मॉडर्न तरीके से भी उसको बताया जाता है, तो वहां पर एक मॉडर्न फॉर्मूला बन के आता है। ओके, वहां पे जो कैटायन होता है वो अलग रहता है, और उसी के साथ में एक साइड में एनायन पड़ा रहता है। तो आप यहां से बता सकते हो कितने टोटल नंबर ऑफ आयंस इसके पास में मिलेंगे, और यही इंपॉर्टेंट होता है, यही क्वेश्चन आता है, यहीं से यही क्वेश्चन, इसी के बारे में बात करते हैं। यहां पर ध्यान रखना, इसलिए क्वेश्चंस नंबर ऑफ टोटल आयंस जनरली वो पूछता है, उसके साथ साथ वो 2 एक टर्म जोड़ देता है, वहां से वो चीजें पूछने लगता है। ये उसके क्वेश्चन होते हैं, पेट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर जनरली। ठीक है, अगर आप लेते हैं पहला, ठीक है, तो क्या था, COCl3.6NH3। और जब आप इसको मॉडर्न तरीके से लिखोगे तो कैसे लिखोगे, मैंने बोला पहले न्यूट्रल वाला लिख लो, तो CO के साथ में क्या लिखे जाओगे, NH3। NH3 के कितने, 6, इसके बाहर क्या, Cl3। क्लियर है क्या। दूसरे वाला, पहले सारे के सारे लिख लेते हैं, NaCl3 + 5 NH3, COCl3.4NH3, इसी तरह COCl3.3NH3। ये लिख लिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको अगर आप तमीज से लिखना चाहोगे तो क्या आएगा, पहले न्यूट्रल लिगेंड लिखने हैं, लिख लिए। अब नेगेटिव वाला लिखना, 6 हो गए, उसके बाहर कितने बचे, इधर देखो, NH3 का कितना, 4, Cl2, बाहर कितने बचे, Cl। इधर देखो NH3 का कितना, 3, Cl3, इस तरह से बन के आया। तो यहां अगर आप इनको तोड़ोगे तो एक इधर जाएगा 3 पॉजिटिव और 1 इधर आएगा 1 नेगेटिव, ऐसे ही आएगा। तो कैटायन क्या बनेगा, देखो इधर कैटायन क्या बनेगा, CO NH3, इसका 6 और ट्राई पॉजिटिव, समझ आया, ट्राई पॉजिटिव, क्लियर है। इधर वाले में देखो, CO NH3 का 5 Cl
और डाई पॉजिटिव। इसी तरह से इसको करोगे, आसानी है, अरे बहुत आसान है जी। ठीक है, इसके ऊपर ये आ गया, और अगर आप इसको देखोगे तो ये तो न्यूट्रल ही है, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसके ऊपर आप इसको नहीं लिखोगे, टाइम तो है ही नहीं इसमें, कहाँ ही तो लिखोगे इसको। इसमें देखो 3Cl नेगेटिव, 3Cl नेगेटिव, इसको देखो 2Cl नेगेटिव, वेरी गुड। इधर देखो Cl नेगेटिव, ना 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 ना, इस पे नहीं है। तो कितने आयन है, टोटल नंबर ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, आयन, ध्यान रखना, इसको चेंज कर लेना इसको। टोटल नंबर ऑफ आयंस, कैटायन और एनायन, एक तो कैटायन है और 3 एनायन, तो टोटल कितने हुए 4। इधर देखो 1 + 2 3, इधर देखो 1 + 1 2, और यहां पर कुछ है क्या, आयन नहीं है, 0। समझ आया? और स्टेबल को आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट भी, ठीक है। ये लीजिए, ये लीजिए, नोट कर लीजिए। क्लियर हुई? कभी कभी वो आपको ये कंपाउंड दे देगा, ये बोल देगा आप इसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, तो आपको करना कुछ नहीं, यहां पे देख लेना है, ठीक है। आयन कितना, एक इसका बनेगा और 2 इसके बनेंगे। इस देखो ये एक इसका बना और 2 इसके बने, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने आ गए, 3 आए। ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो, अब बोलेगा इसमें कितने कैटायंस बनेंगे, ठीक है, आपको दिख रहा है एक मोल ऑफ कैटायन बन रहा है, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, जल्दी से इसको नोट करो। ये इसके बारे में थ्योरीज ने जो पोस्टुलेट्स और बहुत सारे कंपाउंड जो बताए थे उनके बारे में बातें हुई। अब हम बताते हैं कि जो वर्नर थ्योरी थी ये आगे जाकर फेल हो गई, क्यों हुई, इसके बारे में सीखते हैं। नोट कीजिए, देखिए, अब देखते हैं इसकी लिमिटेशंस, कमियां क्या क्या थी। अच्छी अच्छी बातें तो हो गई, अब आगे जाके थ्योरी चलती तो है नहीं, ये फेल हो गई है, ठीक है, वो क्योंकि बहुत एडवांसमेंट हो गई है, तो ये कोई भी आकर काम कर ले तो उसमें कमियां तो निकल ही जाती है। सो सेम चीज इसकी थी। इस बाबा ने भी बताया, कोई बातें बताई, उसके बाद बहुत सारे आगे रिसर्च हुई तो बाद में पता चला ना ना ये बातें बैठ नहीं रही हैं, ये जैसे जैसे तुम बताना चाह रहे हो ऐसी चीजें आगे चल नहीं रही हैं, तो उसकी वजह से फेल हो गई। और जो उसके फेलियर थे उनमें सबसे पहली बात तो ये थी कि जो हम बात कर रहे हैं ये सब बॉन्डिंग थ्योरीज के बारे में है, लेकिन अगर आप इसको देखते हैं तो हमें स्ट्रक्चर के बारे में बता देती है। तो ये बॉन्डिंग उसके बीच में क्यों बॉन्ड हो, क्यों ये इधर को जाके जुड़ रहा है, इसके बारे में इसने कोई बात ही नहीं करी। एक्चुअली इसको इसी वे में इसको स्ट्रक्चरल थ्योरी ज्यादा कहा जाता है रेदर देन बॉन्डिंग थ्योरी। तो आप इसी को लिख लीजिए कि इट दिस थ्योरी डज नॉट टेल्स अबाउट दिस थ्योरी did not tell about the bonding of the complex की बॉन्डिंग के बारे में तो उसने कहा ही नहीं, केवल स्ट्रक्चर्स के बारे में बता दिया, ऐसे से कुछ होगा, ऐसे से चलेगी, ये वाली बात इसने बताई थी। दूसरी बात, ठीक है, एक वाली बात ये तो बता, दूसरी इसने बताया जो प्राइमरी वैलेंसी है जब उसको सेटिस्फाई करेंगे तो नेगेटिव लिगेंड्स करेंगे, एनायनिक लिगेंड्स करेंगे। ऐसे इसने बोला जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी जब उसको सेटिस्फाई करने की बारी आएगी तो वहां पर या तो नेगेटिव लिगेंड भी कर सकते हैं या फिर न्यूट्रल लिगेंड्स भी कर सकते हैं, लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया कि पॉजिटिव लिगेंड्स भी होते हैं। तो यही इसकी एक कमी थी कि ये नहीं बता पाई कि वहां पर पॉजिटिव लिगेंड भी होते हैं। He could not explain about positive ligands, इसके बारे में नहीं बताया। तीसरी चीज ये थी कि ये जो डायरेक्शनल वगैरह थी, he could not डायरेक्शनल नेचर नहीं बता पाया बॉन्ड का। He could not explain about the directional properties, इसके बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाए, थोड़ी बहुत बताई बातें, आगे ना, ठीक है। सेम चीज एक और आप लिखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बता पाए। दिस थ्योरी
did not explain about magnetic momentum। और मैग्नेटिक मोमेंट किस तरह से होता है, क्या क्या होते हैं, अगली थ्योरी में आप पढ़ लोगे, है ना, क्योंकि यहां तक मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ध्यान से लिखना इसको, मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये इसकी कमी थी, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट को नहीं बता पाए, इसकी कमी थी, और इसी के थ्योरी के दम पे इसके आगे एक नई थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो ये इसकी बेहतरीन कमियां थी, शानदार कमियां थी। और जब कमियां थी तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना अब इनको रिमूव किया जाए, हटाया जाए, और उसके लिए मुझे कुछ नई थ्योरीज लानी पड़े, नई नई हाइपोथेसिस बनानी पड़े। तो लोगों ने, साइंटिस्ट ने ऐसा ही कुछ करने की सोची, और आगे जो थ्योरी जन्म ली उसको हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। यहां तक की बातें थी वर्नर थ्योरी के बारे में, इसको आप नोट करिए। और इस पे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन में आपको उस तरह का करा के दिखाऊंगा, ठीक है। जल्दी से आप इसको नोट करिए। और यहां तक कि जनरली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फिनिश हो जाती है विद इट्स लिमिटेशंस, ठीक है। क्लियर है बातें? ओके। देखिए एक सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने है जो जनरली वर्नर थ्योरी में पूछा जाता है। वर्नर थ्योरी के बाद में आपने देखो, पहली बात तो ये थी कि इसको नोबेल प्राइज मिला था, बड़ी बात होती है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला नोबेल प्राइज वर्नर ने जीता था, ये बहुत बड़ी बात है। काम क्या था, इन्होंने एक कंपाउंड बनाए, दोनों को मिला के बहुत सारे कंपाउंड बन के आए, तो उसी के बेस पे उनको समझ आने लगा रहे ये नहीं, ऐसे नहीं, कुछ और होता होगा, तो उसी के बेस पे उन्होंने हाइपोथेसिस दी। वो हाइपोथेसिस क्या थी आपने देख ली, ओके। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो आपने देख लिया, ओके। उसके साथ साथ आपको जो मॉडर्न तरीके से देखा जाएगा, उनके आयंस वगैरह कैसे हैं वो आपने देख लिया, उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन है, पहली बात तो। उसके लास्ट में आपने लिमिटेशन देखी, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन आपके पास में आते हैं एग्जाम में, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, चलिए उनमें से एक झलक देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, which of the following complexes in solution phase, in aqueous phase will have higher molar conductivity value? इसका मतलब क्या है, हायर मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू का मतलब क्या है? देखिए अगर आप मोलर कंडक्टिविटी के बारे में देखते हैं तो उसमें पता करते हैं, जब आपने कंडक्टेंस पढ़ा था, ठीक है, 12th में ही आता कंडक्टेंस के बारे में, तो कंडक्टेंस के अंदर आता है मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम लैम्डा m से भी डिनोट करते हैं, और यहां पर 1000 का पार्ट डिवाइड बाय मोलैरिटी, ऐसे कुछ बातें होती हैं, ये इस तरह का कुछ फॉर्मूला होता है। लेकिन ओवरऑल अगर जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस मतलब बिजली का चलना, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट को हम कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इसी के बेस पे बोल सकते हैं। अगर आप कंडक्टिविटी के बारे में बात करोगे तो अगर वहां पर आयन ज्यादा होंगे तो उसका मतलब क्या है, भागेंगे जल्दी। अगर आप सॉल्यूशंस के फेज में देखते हो तो यहां पर पानी में डालते हो किसी कंपाउंड को, इसको तुमने पानी में डाला, पानी में डालने के बाद में सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में डालने के बाद में ये तुरंत टूट जाएगा, और अगर ज्यादा आयन बनेंगे तो आयन के मूवमेंट होने की वजह से वहां पर कंडक्टेंस होती है। तो मैं कह सकता हूं क्या कि अगर कंडक्टेंस को मुझे बताना हो तो कंडक्टेंस हमेशा आयंस अगर ज्यादा होंगे, मोर आयंस, इट मींस मोर कंडक्टेंस या मोर कंडक्टिविटी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई, इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज ही इंपॉर्टेंट है। तोड़ना शुरू करो, जितने आयन मिलेंगे उतनी ही उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। तो इधर देखिए अगर आप इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये, 4k पॉजिटिव प्लस FeCN6, इसकी तो दोस्ती ही अटूट है, ये क्या करेगा, 4 नेगेटिव बना लेगा। कितने आयन बने, 4 तो पोटेशियम के बने और एक इसका बना, टोटल कितने आयंस, आयंस बोलिए, आयंस कितने बने, 5 आयंस बने। पहली बात क्लियर हो गई, पहली बात क्लियर हो गई। इसके अंदर देखो आप इसको तोड़ेंगे कैसे आएगा, 3k पॉजिटिव प्लस ये दोस्ती तो अटूट है, गठबंधन हो गया है तो, ठीक है, कितना 3 नेगेटिव, ये अंदर चला जाएगा, ऐसे कुछ आएगा। आयन कितने बने, 3 + 4, कितने आयन, इधर देखो 3 + 4 कितने आयन, 4 आयंस। तो आयंस किसमें ज्यादा, यहां पर 5 आयंस है,
यहां पर 4 आयंस हैं, तो कंडक्टिविटी उसमें ज्यादा, अगर आपके पास ज्यादा आयन है तो ज्यादा कंडक्टेंस, ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो किसका आया आंसर? आंसर देखो, आंसर किसका आया? इसका ज्यादा आएगा, हायर कंडक्टिविटी वाला आंसर। क्लियर है क्या? ऐसे क्वेश्चन करने, छोटे से बात है। अब इसको करके देखो, ऐसे ही करके देखो। जैसे आपने पहले वाले को करा, सेम उसी वे में इसको करके देखो आप। अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या है? प्लेटिनम, और ये कंप्लीटली नॉन आयनिक है ना, इसमें तो आयंस बनेगी नहीं, डज नॉट आयनाइज नहीं होगा। इसमें क्या होगा? अगर आप इसको तोड़ो 4 इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो क्या बना? Pt, अमोनिया कितने 6, और इधर क्या आएगा 4 पॉजिटिव प्लस 4Cl नेगेटिव। बन गए। यहां तो कितने भी बनने थे, ज्यादा ही बनने थे, 1 and 5 आयंस, 5 आयंस बने। इधर देखो नो आयन, कोई भी आयन प्रोड्यूस ही नहीं, नो आयन फर्निश्ड नहीं हुआ, ठीक है, नो आयन फर्निश्ड। तो क्या होगा? इसके ज्यादा आयन है, कंडक्टिविटी की वैल्यू या मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इसकी ज्यादा होगी, इससे नोट कीजिएगा। क्लियर है क्या? इसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी उससे। क्लियर है क्या? आंसर ये नोट करिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर आपने ये भी देख लिया कि क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे और वहां पे आप कैसे करोगे। लगेंगी चीजें इस तरह से, जो चीजें आई नहीं वो वर्नर की थ्योरी के बेस पे ही होंगी। इसी तरह के क्वेश्चन जनरली इसके अंदर आते हैं, बहुत खतरनाक, इसमें हायर और फास्ट कोई क्वेश्चन नहीं आते। आपको ऐसे आयन वगैरह ढूंढने आने चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको पढ़ने आने चाहिए, थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए, कंडक्टेंस वगैरह किस तरह से देखा जाता है। अगर आयन ज्यादा है तो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस भी ज्यादा ही होगी। क्लियर है क्या बात? इतनी बातें बिल्कुल क्लियर, हर चीज समझ आ गई? ओके, नोट करो इसको, लास्ट मौका आपके पास है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट वर्नर थ्योरी। तो वर्नर थ्योरी के बारे में आपने कुछ चीजें देखी, जिसमें सबसे पहली चीज ये थी कि अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किसी को भी नोबेल प्राइज मिला है तो वो थे वर्नर। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट बात है ये एक्चुअली। उसके बाद में इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे, जिसमें COCl3 और अमोनिया को मिक्स कराया। मिक्स कराने के बाद में एक रिएक्शन कराई, और रिएक्शन कराने के बाद कुछ इनको प्रोडक्ट मिले, जिनमें COCl3.5NH3, COCl3.4NH3, COCl3.3NH3, इस तरह से उसको कंपाउंड्स मिलने शुरू हो गए। और जब कंपाउंड मिले उनको, तो वहां से उन्होंने देखा, अरे यहां पर जब मैं इसमें एक्सेस AgNO3 डाल रहा हूं तो अलग अलग मोल्स ऑफ AgCl के प्रॉपर्टी PBT मिल रहे, प्रिसिपिटेट मिल रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इसी के बेस पे उन्होंने अपनी पोस्टुलेट दी। पोस्टुलेट में उन्होंने बोला कि जो वर्नर थ्योरी है उसमें पोस्टुलेट दो तरह की है, जो सेंट्रल मेटल एटम है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो दो टाइप की वैलेंसी शो करेगा। पहला है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो हमेशा ये बताएगी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। दूसरी चीज ऑक्सीडेशन स्टेट बता दी, पहली चीज है। दूसरी चीज, जब भी उसको बताया जाएगा वो जो सेटिस्फाई होगी वो हमेशा नेगेटिव लिगेंड से ही होगी, और उसको डैश लाइन से शो किया जाएगा, ये आयनाइजेबल होती है। चार बातें इसके बारे में बताई। सेम चीजें इसके बारे में बताई, ये नॉन आयनाइजेबल होती है, ये डैश लाइन से बताई जाएगी, न्यूट्रल या फिर नेगेटिव लिगेंड से सेटिस्फाई हो सकती है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ही इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। ओके, मॉडर्न तरीके से जब मैंने उसको देखने की कोशिश करी तो मैंने देखा कि जब कभी भी COCl3.6NH3 लिखना है तो सारे के सारे पहले न्यूट्रल लिगेंड लिखने हैं, अगर कमी है तो उसके बाद में एनायनिक लिगेंड लिखने हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बंद करके बाहर जो बचे हुए एनायंस हैं उनको मुझे लिख देना है। ठीक है, इस तरह से आपने लिख दिया। वहां से आपने देखा कितने आयंस फर्निश होते हैं,
कितने टोटल नंबर ऑफ आयंस बनते हैं, और अगर उन्हीं आयंस को मैं अलग लेवल पे ले जाऊं तो वहां से एक नई टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बताओ। इसका ऐसे कुछ कंपाउंड ले देंगे, उसमें बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो उसको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो उसको। सेम तरह का अपना आयन ढूंढना है और जितने भी आयन मिलेंगे उसके बेस पे आप इन चीजों को बता दोगे। उसके साथ साथ जो वर्नर थे उनकी थ्योरी की भी कुछ कमियां थी, जैसे सभी में होती है ऐसे उनकी भी थी, और जब एडवांसमेंट होते जाते हैं तो हमें कमियां मिलती ही चली जाती हैं, ठीक है। तो वहां पर भी इसने यही चीज मिली कि कभी ने इन्होंने पॉजिटिव लिगेंड्स के बारे में बात ही नहीं करी। दूसरी बात, इन्होंने इसके बॉन्डिंग के बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताई, केवल स्ट्रक्चर वगैरह कैसे बनेगी, थोड़ा बहुत ऐसे बॉन्डिंग बनती है, कोऑर्डिनेट बना, ऐसा कुछ थोड़ी बहुत बातें बताई, ज्यादा इन्होंने कोई बड़ी बात नहीं करी थी। उसके साथ साथ इन्होंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की थी उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करी। इसी वजह से ये थ्योरी फेल हो गई। और मेन जो चीज थी, जो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में नहीं बात करी थी, इसी थ्योरी के फेलियर को नेक्स्ट थ्योरी ने बेस बनाया और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है नई तरीके से जन्म ली, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तब तक जितनी चीजें मैंने वर्नर थ्योरी के बारे में बताई है उनको एटलीस्ट आप रिवाइज करके आएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।